अजीब संकेत और आसपास मौजूद सभी लोग गार्ड का गान गाना शुरू कर देते हैं। बाद में वे एक अजीब टावर से गुजरते हैं जो हमारे अनुसार दुश्मनों से रक्षा करता है। अचानक इसका बेस फट जाता है और ढांचा सड़क पर गिर जाता है। सूबा कार के अंदर फंस गया, लेकिन मैक्स ने कॉर्पोरल को बाहर खींच लिया। यह पता चला कि यह कृत्य राज्य की सर्वोच्च सत्ता के मुख्य शत्रु विद्रोहियों द्वारा किया गया था। दो आदमी पैदल ही राजधानी पहुंचते हैं। इस बीच विशेष अनुसंधान विभाग के प्रमुख, जिसे वानरा के नाम से जाना जाता है, फ्रैंक नाम के अपने अधीनस्थ को बुलाता है और उसे मैक्स को विभाग तक पहुंचाने का निर्देश देता है। जबकि गणतंत्र के अभियोजक ने रिपोर्ट दी है कि वानरा ने एक अजीब बर्बरता की है और सभी को इकट्ठा करने का निर्देश दिया है। इसके बारे में जानकारी उपलब्ध है तो टावरों को सक्रिय करने का समय आ गया है और हर कोई अपने तरीके से तैयारी करता है। तभी अभियोजक बाथरूम में प्रवेश करता है और अपने दांतों के बीच एक विशेष छड़ी दबा लेता है। इस बीच फंद को दौरा पड़ता है और सैनिक एक सिस्टम मैक्स वाहन से भागने में सफल हो जाते हैं। हैरान युवक अपरिचित और समझ से बाहर जीवन पर आश्चर्य करते हुए शहर में घूमता है। इस बीच अज्ञात पिता एक बैठक के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि वे इस ग्रह के शासकों को बुलाते हैं। लंबी सैर के बाद मैक्स एक स्थानीय कैफे में प्रवेश करता है जहां वह एक वेट्रेस के लिए खड़ा होता है जिसका संरक्षकों में से एक ने अपमान किया था। आभारी लड़की खुद को राडा के रूप में पेश करती है। यह पता चलता है कि वह शारीरिक लोगों की बहन है। अपने घर ले जाते समय मैक्स एक सड़क गिरोह के साथ विवाद में पड़ जाती है और उन्हें हरा देती है। प्रभावित राडा उसे अपने पास ले जाती है। बाद में लड़का घर लौट आता है। मैक्स ने उनकी दुनिया के कामकाज के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया और जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि राडा और लोग कहते हैं कि प्रचार और झूठी सूचनाओं से दिमाग में जहर भर दिया जाता है। राधा आश्वस्त है कि उनका ग्रह खोखला है और आकाश या अंतरिक्ष जैसी कोई चीज नहीं है। इस बीच शिक्षक के रूप में उनके राज्य की राजनीतिक संरचना के बारे में नए दोस्त, अज्ञात पिता या मातृभूमि के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने युद्ध बंद कर दिया है। रक्षा टावरों की मदद जो देश को हमलों से बचाती है। अज्ञात पिता की असली पहचान कोई नहीं जानता क्योंकि वे शासक नहीं हैं, बल्कि मैक्स के अनुरोध पर लोक सेवक हैं। कॉर्पोरल ने उन्हें गार्ड मैक्स के लिए सिफारिश की है, जो उच्च स्तर के प्रशिक्षण का प्रदर्शन करता है, जो लोगों को आश्चर्यचकित करता है। दोनों लोग अक्सर राजनीति के बारे में बहस करते हैं और एक दिन लड़के ने स्वीकार किया कि पड़ोसी राज्य इराक से नफरत करते हैं क्योंकि वे थे, या एक बार एक ही राज्य एक समान इतिहास से एकजुट हुआ। मैक्स और राडा के बीच धीरे धीरे रोमांटिक भावनाएं विकसित हुई। वे अक्सर घूमने जाते हैं और मैक्स उसे अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में बताता है और अफसोस करता है कि उसके माता पिता मानते हैं कि वह मर चुका है। जल्द ही मैक्स को विद्रोहियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है, जिन्हें वे मिर्गी के दौरे की याद दिलाते हुए अपने नियमित दौरों से पहचानते हैं। विद्रोहियों में से एक कैप्टन पर हमला करता है और मैक्स अपनी जान बचाता है, जिसके बाद कैप्टन को अचानक उन्हें पकड़ने का पछतावा होता है क्योंकि वे भी इंसान हैं। मैक्स ने खुलासा किया कि उसने ऐसा माना था वे कुछ हद तक जंगली जानवरों की तरह हैं। बाद में मैक्स पूछताछ में शामिल होता है और देखता है कि विद्रोही आतंकवादी नहीं है जैसा कि अज्ञात पिता ने उन्हें बताया है, बल्कि वे अपने आदर्शों और विश्वासों वाले सामान्य लोग हैं। मैक्स पूछताछ की क्रूरता को स्वीकार नहीं कर सकता और यह विश्वास ही नहीं कर सकता कि कोई सरकार से नफरत करने के लिए विद्रोहियों को पैसे दे रहा है। इस बीच वनरा को रिपोर्ट करने के लिए धन्यवाद कि उसे वहशी मिल गया है, जबकि गाय और मैक्स को गार्ड के कप्तान के पास बुलाया जाता है, जो मैक्स को गिरफ्तार विद्रोहियों को मारने का आदेश देता है। मैक्स को जंगल में फांसी की सजा देने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन जल्द ही वह कमांडिंग ऑफिसर के पास लौट आता है और अपने गियर और हथियार छोड़ देता है क्योंकि उसने गिरफ्तार विद्रोहियों को रिहा कर दिया है और चला जाता है। मैक्स पृथ्वी पर मौजूद दुनिया की वास्तविक और न्यायसंगत व्यवस्था के बारे में बोलना शुरू करता है। जवाब में कप्तान मैक्स को गोली मार देता है और लोगों को स्थानांतरण के बारे में एक रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया जाता है। इस बीच अज्ञात पिता पड़ोसी राज्यों पर हमले पर चर्चा कर रहे हैं। अभियोजक इसकी वकालत करता है। युद्ध शुरू हो रहा है और उसके पिता उन्हें एक उपदेशक के साथ आने का आदेश देते हैं। अगला जैसे किसी टावर पर हमला। इस दौरान विद्रोहियों ने मैक्स का शव बरामद किया। उनमें से एक डॉक्टर था जो आश्चर्यचकित था क्योंकि सभी नियमों के अनुसार मैक्स को मर जाना चाहिए था। उसने खुलासा किया कि अज्ञात पिता षड्यंत्रकारियों का एक समूह है जिन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया है और असंतुष्टों को खत्म कर दिया है और इस तरह से दिशा बदल दी है। जनसंख्या का ध्यान गरीबी और भ्रष्टाचार से हटे। विशेष विकिरण के टावर या ट्रांसमीटर जो गरीब लोगों को सम्मोहित कर देते हैं, हालांकि उनमें से ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अल्पसंख्यक, जिनमें विद्रोही भी शामिल हैं, असहनीय दर्द का अनुभव करते हैं। ट्रांसमीटर पूरे देश में दिन में 2 बार सक्रिय होते हैं, जिससे लोग पागल हो जाते हैं और मर जाते हैं।
मैक्स को उनमें से एक के रूप में पहचाना जाता है और एक गद्दार के माध्यम से अभियोजक द्वारा आयोजित टावर में तोड़फोड़ करने के ऑपरेशन के लिए लिया जाता है। गोलियों की गोलीबारी के बीच मैक्स ट्रांसमीटर की ओर अपना रास्ता बनाता है और उसमें विस्फोट कर देता है। हालांकि विद्रोही दस्ता पेरिश मैक्स शरण लेता है और अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है, जहां वह टावरों के बारे में जो कुछ भी उसने सीखा है उसे बताता है। गेस्ट इस पर विश्वास नहीं करता है और सुझाव देता है कि मैक्स को अपने घर लौट जाना चाहिए और राडा को अपने साथ ले जाओ, लेकिन उस समय पहरेदार अपार्टमेंट पर धावा बोले और पुरुषों को गिरफ्तार करे। मैक्स को एक जेल में कैद किया गया है जहां उसे स्थानीय एफ द्वारा पहचाना जाता है, जो एक विद्रोही मैक्स भी था जो एफ को टावरों के विनाश और विद्रोही दस्ते के नुकसान के बारे में बताता है। इस बीच पथिक ने अभियोजक से मैक्स को उसे सौंपने के लिए कहा। हालांकि अभियोजक ने अनुरोध किया और अधिक सटीक ट्रांसमीटरों के विकास को रोकने के लिए लौट आया, क्योंकि उसे डर था कि उसका रहस्य उजागर हो जाएगा, क्योंकि विकिरण के प्रति उसकी प्रतिक्रिया विद्रोहियों के अर्थ के समान है। वह एक असहमत लेटर मैक्स भी है और अन्य मौत की सजा पाने वाले कैदियों को दक्षिणी सीमाओं को खाली करने के लिए भेजा जाता है। शेष युद्ध रोबोट। इस दौरान अभियोजक को पता चलता है कि मैक्स उत्सर्जकों के प्रति प्रतिरक्षित है। वह पथिक के साथ समझौते को तोड़ने का फैसला करता है और मैक्स को उसके पास लाने का आदेश देता है। अगले दिन मैक्स ने विद्रोहियों को यह विचार देने का प्रयास किया कि उन्हें टावरों को एक एक करके नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उस केंद्र पर हमला करना चाहिए जहां सिग्नल उत्पन्न होता है। उत्साह उग्र हो जाता है और समझाता है कि टावर असंतुष्टों की पहचान करने के लिए नहीं है, वे लगातार सक्रिय हैं। दिन में सिर्फ 2 बार टावरों से निकलने वाला विकिरण लोगों की गंभीर रूप से सोचने की क्षमता को छीन लेता है। हालांकि यह उन्हें अखबारों, रेडियो, शिक्षकों और उपदेशकों द्वारा कही गई हर बात पर विश्वास करने पर मजबूर कर देता है। लोगों को किसी भी बात पर विश्वास कराया जा सकता है, केवल विद्रोही ही इसे समझते हैं, क्योंकि विकिरण उन्हें सम्मोहित नहीं करता है, बल्कि केवल पीड़ा देता है। दर्द सैप जारी है। दक्षिण में ऐसे म्यूटेंट हैं जो विकिरण से अप्रभावित हैं, हालांकि उनका मनुष्यों से कोई लेना देना नहीं है। तभी उन्हें एक इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और वे इसे एक स्वचालित टैंक के रूप में पहचानते हैं जो उन्हें मारने की कोशिश करता है। अधिकतम तेजी से टैंक के अंदर चढ़ जाता है और स्वचालित नियंत्रण प्रणाली को निष्क्रिय कर देता है। फिर वह अपने दोस्तों को सूचित करता है कि वह सहयोगियों को ढूंढने और टावरों को नष्ट करने के लिए दक्षिण की ओर जा रहा है। सीमा पर सेना टैंक को रोकने का प्रयास करती है और उनमें से मैक्स उन लोगों को पहचान लेता है जो उससे बंदी बना रहे हैं। मैक्स रास्ते में बैरिकेड तोड़ देता है। मैक्स उस व्यक्ति को इस ग्रह की वास्तविक स्थिति के बारे में बताता है और निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने पर लोग उसकी सटीकता के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं। समय वह टावर्स रेंज के बाहर है और नहीं करता है। विकिरण महसूस करें। हमें यह एहसास होने पर गुस्सा आता है कि वह इतने समय से सरकार की कठपुतली बना हुआ है, लेकिन मैक्स उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे याद दिलाता है कि उसके जैसे 40 मिलियन लोग हैं और उन्हीं के लिए उसने इस विद्रोह की शुरुआत की है। एक पड़ाव के दौरान सीढ़ियों के निवासी, जिन्हें म्यूटेंट कहा जाता है, टैंक के पास दिखाई देते हैं। वे शांतिपूर्वक व्यवहार करते हैं और यात्रियों को भोजन देते हैं। लोग इन भूमियों के शासक के पास जाते हैं और आबादी की गरीबी को ध्यान में रखते हैं। उन्हें बताया जाता है कि यह खतरनाक है, पिछले युद्ध के बाद यही रहते हैं, लेकिन ये लोग कहीं और नहीं बल्कि बहिष्कृत हैं। चल देना। मैक्स ने अपने नेता ड्यूक को अज्ञात पिता के खिलाफ विद्रोह शुरू करने का सुझाव दिया, लेकिन म्यूटेंट शारीरिक और नैतिक रूप से विद्रोह में मदद करने के लिए बहुत कमजोर हैं। म्यूटेंट का प्रस्ताव है कि वह व्यक्ति द्वीप साम्राज्य से मदद मांगे, हालांकि ऐसा करने के लिए उन्हें वहां से गुजरना होगा। दूषित लांस इसलिए उन्हें एक पुराना बमवर्षक और लोग देता है। आसमान में ले जाओ। उड़ान के दौरान बमवर्षक टावरों से निकलने वाले विकिरण के संपर्क में आ जाता है और लोग नियंत्रण बनाए रखने के लिए मैक्स के संघर्ष को रोकने के लिए कट्टरता से समर्पित हो जाते हैं और बमवर्षक टावर से टकरा जाता है। लोग अचानक अपनी कट्टर स्थिति से बाहर आ जाते हैं और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है कि उन्होंने क्या किया था, हालांकि उनके विमान को पिछले युद्ध से छोड़ी गई स्वचालित एंटी एयरक्राफ्ट रक्षा प्रणाली द्वारा मार गिराया जाता है। गिराया गया बमवर्षक समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन मैक्स और गाय भागने में सफल रहे और किनारे पर पहुंच गए। तट पर उन्हें एक परित्यक्त पनडुब्बी मिलती है और मैक्स अंदर जाने का फैसला करता है। उसी समय शहर में अभियोजक आदेश देता है कि राडा को उसके पास लाया जाए और उसके लोगों को सड़क से छीन लिया जाए। वह मैक्स का दोस्त होने का दावा करता है और राडा को एक रिकॉर्डिंग दिखाता है। उसके भागने के बावजूद वह उस पर विश्वास नहीं करती है और अपने प्रिय राडा की तलाश में अभियोजक की सहायता करने से इनकार कर देती है। जेल में डाल दिया गया। इस बीच हम लोग बेसब्री से अपने दोस्त का इंतजार करते हुए पनडुब्बी की ओर तैरते हैं, जहां उन्हें कैदियों पर किए गए भयानक प्रयोगों के सबूत मिलते हैं।
लोग नियंत्रण कक्ष में पहुंचते हैं और द्वीप साम्राज्य के प्रतिनिधियों द्वारा अपने साथी देशवासियों की सामूहिक फांसी की वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं, जिन्हें वे देखते हैं लोगों से मदद मांग रहे थे। इस तथ्य से भयभीत होने के कारण कि ये राक्षस उसके देश पर आक्रमण कर सकते हैं, यह स्पष्ट हो गया है कि साम्राज्य के साथ गठबंधन बनाना कोई विकल्प नहीं है। लोग किनारे पर लौट आए जहां उनकी मुलाकात एक तटीय गश्ती दल से हुई। यह पता चला कि एक पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध छिड़ गया है और अधिकांश कैदियों की तरह उन्हें भी मोर्चे पर भेजा जाएगा। इस बीच अपने विभाग के इंजीनियरों रॉडर्स में मैक्स को लुभाने की इच्छा रखने वाला पथिक भाग जाता है। वह इस बात पर अफसोस जताता है कि कैसे युद्ध ने उसकी सभी योजनाओं को बाधित कर दिया है और यह स्वीकार करते हुए कि वह उससे डरता है, मैक्स को ढूंढने और वापस लाने के कार्य को धन्यवाद देता है। उसी समय मैक्स और गाय हमें मोर्चे पर भेजा जाता है, जहां वे जेडेव के साथ फिर से मिलते हैं। उनका कमांडर गार्ड का कप्तान बन जाता है, जो आने वाले लोगों को पृथ्वीवासी को सौंपने से इनकार कर देता है। सोचते हैं कि लोगों को पुराने टैंकों पर युद्ध में भेजा जाता है। अंततः फ्रैंक मैक्स का पता लगा लेता है, लेकिन मैक्स अपने दोस्तों को छोड़ने से इनकार कर देता है और अधिकारी को स्तब्ध कर देता है और उसे अपने दोस्तों के बीच फेंक देता है। टैंक युद्ध शुरू होता है, लेकिन मैक्स अपने वाहन को युद्ध के मैदान के दूसरी ओर ले जाता है। गैयोस विकिरण से प्रभावित होकर आंख बंद करके उसकी बात मानता है और अपने बेहोश दोस्तों को बाहर निकालता है, जिसे कप्तान देखता है। जब कप्तान उसे अंजाम देने के लिए तैयार होता है, तो गैयोस ढाल के रूप में अपने शरीर की पेशकश करता है। मैक्स परित्याग के लिए है, लेकिन घायल मैक्स अपना अंतिम समय इकट्ठा कर रहा है। शक्ति और कमांडर को मारता है। मैक्स अपने दोस्त के लिए शोक मनाता है, लेकिन रॉड से उसका नाम सुनने पर अब सचेत फ्रैंक युद्ध के बाद पथिक के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो जाता है और मैक्स बेरी आदमी धन्यवाद प्रस्ताव